नाउ पहले अपने व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या होता है, क्यों होता है, कोई भी एक कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंट्स क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना जरूरी है, पहले ये बात कर रहे हैं जिसका आपके सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका जिंदगी से ताल्लुक है. इफ यू से दैट यू आर ए फाइनेंस पर्सन, अकाउंटिंग पर्सन, कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स पढ़े हुए हैं, तो आपको इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है कि अकाउंट्स का जरूरत क्यों है, क्या करना है, क्यों करना है, किसी को भी अकाउंट्स क्यों पढ़ना है. सपोज आईटीसी, आईटीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईटीसी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स. ये देखिए कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो भी हो भाई, उस वेबसाइट के ऊपर आईटीसी का जितने भी साल, बहुत पुरानी कंपनी है, सो मैं बोल रहा हूं कि ये आईटीसी का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट है 2022 का. 2023 का रेडी नहीं है अभी. कोई भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी का 2023 का अकाउंट्स रेडी नहीं है. मेरा सराफ एकेडमी का भी रेडी नहीं है. HTML मतलब थोड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड और पीडीएफ बेस्ड. मैं पीडीएफ खोल रहा हूं, मैंने पीडीएफ खोला. अकाउंट्स पढ़ने का पर्पस है कि अपने कोई कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ उसके अकाउंट्स को देखकर जान पाएं. दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग द अकाउंटिंग सब्जेक्ट. मैं इसमें यहां पर ये वाला लिंक यहां नोट्स में डाल दे रहा हूं, आपको कभी जाने का मन हुआ तो. ठीक है, ये मैंने नोट्स में लिंक डाल दिया है. आईटीसी रिपोर्ट. मैं पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ूंगा बिकॉज नो टाइम, बिकॉज ये पूरी रिपोर्ट 400 पेजेस की है. 400 पेज की एक साल की रिपोर्ट है. एक साल की रिपोर्ट का इंडेक्स क्या बता रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटीज. पहले पेज में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कौन है, कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन क्या है, वो दिया हुआ है. वो 12 पेज तक एक्सप्लेन किया हुआ है, 1 से लेकर 11 पेज. इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बिट्स मैंने बढ़ा दिया, जूम इन कर दिया. देन रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन. कंपनी लॉ इंडिया में है, बहुत सारा एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गाइडलाइंस है, कंपनी ने उसने कितना पालन किया है, क्या किया है, वो 12 नंबर पेज से लेकर 37 नंबर पेज तक है. रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस. कंपनी में जो स्पीच देते हैं, चेयरमैन स्पीच देता है, सीईओ भी स्पीच देता है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, कैसे उन्होंने, उनको क्या फ्यूचर में डिसीजंस वगैरह लेना है, वो 38 से 132 पेज तक है. सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट, माओ कारो इंडिया में बोलते हैं, ऑडिटर का रिपोर्ट पेज 133 से चालू है. सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट. कंपनी लॉ में यूएस में तो है, इंडिया में क्या क्या कंप्लायंस मालूम नहीं है, क्योंकि सीईओ सीएफओ कंपनी का हर कंप्लायंस के बारे में ध्यान देते हैं, तो उनको साइन करना पड़ता है पर्सनली. तो वो कंप्लायंस रिपोर्ट है 145 पेज में. फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है. बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. इन सब के बारे में ऑडिटर का इंडिपेंडेंट व्यू. मान लीजिए ये बोल रहा है पेज 146 में आपका बैलेंस शीट है, और पेज 147 में बोल रहा है पीएल अकाउंट है, 148 में चेंजेस इन इक्विटी है, 150 में, सब एक साथ लगातार है ये सारे, 146 से 152. बेसिकली ऐसे तो हम लोग को ये सारी चीजें ही आनी चाहिए. हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में सभी चीजें पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल, सभी कुछ. लेकिन फॉर द टाइम बिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना फोकस इस पार्ट के ऊपर है, ये सब के ऊपर, नॉट ऑडिटर रिपोर्ट, बस यहां तक, यहां तक. अभी अपना फोकस कहां पर है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज बैलेंस शीट,
which is PL account, which is changes in equity, which is cash flow, and which is notes to financial statements, which is given 146 to 152. मैं एक बार 146 पेज, अच्छा जाने के पहले और नीचे क्या है, गाइडेंस टू सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स, मतलब कंपनी का आपके सिलेबस में सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर है, जो कि सीए कोर्स में, सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है, आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे, वो भी है. Salient features of financial statements of these consolidated financial statements. Consolidated, normally consolidation भी हमारे सिलेबस में है. Tax year and glance, tax year कंपनी का क्या है, कैलकुलेशन, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कंपनी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है अपने आप को, क्या सस्टेनेबिलिटी, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या एनर्जी रिसोर्सेस कंजर्व किया, अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स, कंपनी ने आईटीसी सब जगह अवार्ड्स जीतते रहता है, कोई भी अवार्ड फंक्शन वगैरह होता है, ये अवार्ड, क्या क्या अवार्ड हमें मिला. आईटीसी इन्फोटेक, बिजनेस फ्रेंडली सॉल्यूशंस, आईटीसी ने कोई नया बनाया होगा इन्फोटेक फॉर बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए, वो क्या है, क्रिएटिंग इंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटिंग इंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, कुछ नया नया इंस्टीट्यूट भी बनाया है दुनिया की भलाई के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है. So they are concerned with the public welfare, public health. ये सब चीज एज पर कंपनी लॉ वगैरह जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी डाला हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब डालती है. लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारा फोकस कहां है, 146 पेज नंबर. सपोज हम 146 में गए, मेरे ख्याल से यहां पर देखिए ये जो पेज नंबर है ये है 112, ऊपर 146 है, यानी कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 34, यानी कि 180 पेज इज 146 पेज. ये रहा देखिए, बैलेंस शीट आ गया. प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस शीट जब कोई भी कंपनी बनाती है तो उसका 2 साल का डेटा होता है, लास्ट ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा. 31 मार्च 2022 करंट ईयर, लास्ट ईयर. द फिगर्स आर इन क्रोर्स, द फिगर्स आर इन मिलियंस, द फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, और मे बी नॉर्मल. हमारे केस में हम जब पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं अपना, तो हम फिगर्स इन लैक्स लिखते हैं, लैक्स में फिगर लिखते हैं, यहां करोड़ में लिखा हुआ है. प्रॉपर्टी सबसे पहले नॉन करंट एसेट, सबसे पहले एसेट्स. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, कंपैरिजन के लिए लास्ट ईयर का फिगर भी दिया हुआ है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंपनी के पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बहुत सारे एसेट्स है. वो सब एसेट्स की वैल्यू है एज ऑन 31 मार्च 2022 19,559.15 करोड़. करोड़ 20,000 करोड़. लास्ट ईयर इट वाज 18,500 करोड़, यानी कि एक साल में कंपनी का एसेट्स 1,000 करोड़ बढ़ गया है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मान लीजिए कोई एसेट्स हम लोग बना रहे हैं, बना नहीं, बन रहा है, द एसेट इज अंडर प्रोग्रेस. कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट हो रही है, कोई प्लांट में लगा रहे हैं, लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. जब बन जाएगा तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, अभी नहीं बना है. लास्ट ईयर 3,329 करोड़, इस साल 2,442 करोड़. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कभी कभी हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो हम वो पैसे को एक प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज नहीं हो, जिसको इन्वेस्ट, जिसको बेचने के लिए हमने खरीदा है, जिसको भाड़े पे लगाने के लिए खरीदा है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. So that is 376 लास्ट ईयर, करंट ईयर 364. गुडविल, हमने कोई बिजनेस वगैरह एक्वायर किया, बिजनेस को एक्वायर करने में पैसा बेसी दिया, जितना एक्स्ट्रा दिया, दैट इज गुडविल. अदर इंटेंजिबल एसेट्स 2004 से 2007. इंटेंजिबल मतलब सपोज मेरा लोगो क्लास में दिख रहा है आपको सामने, लोगो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स. अदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स बन रहा है, बना नहीं है. राइट्स ऑफ यूज एसेट, आईटीसी कौन सा प्रोडक्ट बेचती है, कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं क्लास में, एनीवन? आईटीसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट विच दे आर सेलिंग, विच यू आर यूजिंग? आशीर्वाद आटा. आशीर्वाद आटा आप यूज करते हैं घर में आप लोग? कॉस्टली है. एज अ नॉर्मल आटा इट इज कॉस्टली, बट नॉर्मली वी वांट टू से दैट they are engaged in FMCG. Ashirwad Atta is a part of FMCG, fast moving consumer goods. Then they have ITC tobacco, cigarette, ITC hotel,
आईटीसी पेपर, बहुत सारा बिजनेसेस है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका कुछ कुछ बिजनेस में कोई नया नया प्रोडक्ट, जैसे अभी आईटीसी दूध वगैरह भी बेचना चालू किया है। कैलकाटा में तो नहीं आया, लेकिन दूसरे दूसरे स्टेट में लॉन्च किया है। तो वो जो लोग लॉन्च करते हैं, नया डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, राइट्स ऑफ यूज एसेट। राइट्स ऑफ यूज एसेट मतलब हमारे पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन हम यूज करेंगे, ये राइट है, उसको हम लोग बोलते हैं लीजिंग। एसेट्स आपने यूज करने के लिए लीज पे लिया है, भाड़े पे लिया है, वो भी हम एसेट्स को एसेट दिखाते हैं। फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड अदर्स। फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड अदर्स। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो सारा यहां लिखा हुआ है। देन उसका वैल्यू कितना चेंज हुआ। अदर नॉन करंट एसेट्स, सब मिला के नॉन करंट एसेट्स का टोटल। फिर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, रिसीवेबल, अदर शॉर्ट टर्म लोन्स और एनीथिंग किसी को दिया, वो सब मिला के लिख दिया। फिर उसके बाद लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल है 1233 करोड़। अदर इक्विटी, विच इज अदर इक्विटी मतलब शेयर प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा शेयर होल्डर का पैसा। नॉन करंट, कंपनी ने लोन फोन लिया, बोरोइंग्स किया, लीज लिया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, जो शॉर्ट टर्म पैसा फटाफट चुकाना है, बोरोइंग्स है, ट्रेड पेएबल्स है, अलग अलग टाइप का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। और टोटल बैलेंस शीट पूरा किया। ये बैलेंस शीट से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है ये बैलेंस शीट से देखकर? मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूं। कोई बोलेगा क्लास में, सर मेरे पास पैसे की कमी है, सर क्या मैं फीस 2 बार में दे सकता हूं? सर मैं फीस 1 बार में नहीं दूंगा, मैं आधी फीस अभी दूंगा, आधी फीस 1 महीने के अंदर दूंगा। कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट जेन्युइन है? कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट को सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? ये पता कैसे चलेगा? हाउ वी विल कम टू नो दैट द स्टूडेंट इज जेन्युइन? उसके पास सच में पैसे नहीं है। क्या हमें स्टूडेंट का एसेट्स देखना पड़ेगा कि नहीं? स्टूडेंट का खुद का एसेट्स नहीं है, बच्चा है तो उसके मम्मी पापा का एसेट्स, कि उनके पास क्या क्या एसेट्स है। एसेट्स कहां से देखने मिलेगा? ऐसे ही एक बैलेंस शीट से। जो बैलेंस शीट में, जैसे मेरी बैलेंस शीट में मेरा अपना एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी मेरे पास एसेट्स है वो सब उस बैलेंस शीट में है। अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में मोटर कार है, प्रॉपर्टी है, फ्रिज है, टीवी है, आपके पास मोटा मोटी जो भी सुख सुविधा के एसेट्स है सारे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम है क्या कि स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर सकता? व्हाट डू यू थिंक? अगर एसेट्स साइड में ऐसे दिखा रहे हैं, जो एसेट्स नॉर्मली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेल्दी पर्सन के पास होने चाहिए, अगर वैसे एसेट्स हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के पास पैसे देने की कमी है, प्रॉब्लम है? क्या लगता है? क्या भाई? कोई बोलेगा नहीं, इफ देयर इज नो एंगेजमेंट देन देयर इज नो नॉलेज। यानी कि पैसे हैं, फिर भी वो देना नहीं चाहता, वो अलग बात है, लेकिन पैसे हैं। मान लीजिए एक दूसरे जन के बैलेंस शीट आपने देखी, उसके पास घर नहीं है, रेंटेड हाउस है, उसके पास टीवी छोटा सा है, कमती दाम वाला है, बढ़िया कंपनी का टीवी नहीं है, गाड़ी फाड़ी नहीं है, तो इन दैट केस आपको क्या पता चलेगा कि सच में प्रॉब्लम है, सच में स्टूडेंट का इश्यू है, उसके पास पैसे नहीं है ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ट्यूशन सेंटर को पे करने के लिए। यानी कि आप कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे समझोगे? उसका बैलेंस शीट देखकर। हम लोग यहां कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख रहे हैं, कंपनी के पास एसेट्स है, क्या है, कितनी वैल्यू की हैं, लास्ट ईयर से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, हम ये चेक कर रहे हैं कि कंपनी में हमें पैसे लगाने चाहिए क्या। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है मान लीजिए 1 लाख रुपया, 50,000 रुपीज। आप सोच रहे हैं कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें। आप आईटीसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए ये एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि उसका एसेट्स कितना है, कितने करोड़ का है, कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है,
और भी चीज देखोगे, लेकिन एसेट्स लायबिलिटी देखोगे। मान लीजिए आपको आईटीसी कंपनी को गुड्स सप्लाई करना है, सप्लायर, उसको कोई आटा बनाने के लिए गेहूं चाहिए, व्हाटएवर जो भी चाहिए यार, व्हाटएवर आप एग्रीकल्चर करते हैं, आप माने व्हीट बनाते हैं और व्हीट आईटीसी कंपनी को चाहिए फॉर मेकिंग आशीर्वाद आटा। सो आप उनको सप्लाई करेंगे क्रेडिट में, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का क्रेडिट। आपको उस कंपनी का एसेट देखना पड़ेगा, कैश बैलेंस कितना है, नॉन करंट एसेट कितना है, क्या है उनके पास, जिससे कि मैं जब क्रेडिट दूंगा मेरे को पैसे मिलेंगे। आप अगर कोई कंपनी से सामान खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन की, क्या गारंटी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या गारंटी है कि मैं लाइव क्लासेस दूंगा, क्या गारंटी है कि मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा, क्या गारंटी है कि मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आपको मेरा बैलेंस शीट मांगना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि भाई आपके पास कैसे एसेट्स हैं, क्या क्या है, जिससे आपका कैपेसिटी कितना है कि आपसे जब प्रोडक्ट या सर्विसेज लिया जाएगा तो आप मेरे को सर्व कर पाओगे कि नहीं। आप बोलेंगे सर हमने तो कभी नहीं मांगा, आप मांगते तो भी मैं देता नहीं। सॉरी, बिकॉज नॉर्मली जैसे मान लीजिए हमने एसीसीए का लर्निंग पार्टनर बने, तो एसीसीए इंस्टीट्यूट ने बैलेंस शीट वगैरह सब लिया है, पूरा चीज चेक किया है, तब उसने लर्निंग पार्टनर बनाया है। वो अलग बात है, वो बिगर बिजनेस रिलेशनशिप है। अब कोई मान लीजिए आप कोई दुकान में सामान खरीदने जाएंगे 10 रुपए का, 50 रुपए का, तो उसका बैलेंस शीट मांगेंगे क्या? दैट इज नॉट। जब वहां पर दुकान है, सामने सामने आपको इतना सारा बड़ा दुकान दिख रहा है, एसेट्स दिख रहा है, आपको क्या मतलब है उसका बैलेंस शीट में क्या है? वैसे ही जब आप देख रहे हैं कि मैं क्लासेस पढ़ाता हूं, नोट्स देता हूं, यूट्यूब पे वीडियो दिख रहे हैं, वेबसाइट है, सब दिख रहा है आपको, तो आप उनको देखकर ही सिक्योर्ड हो गए। जब आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा सप्लायर बनते हैं, बड़ा कस्टमर बनते हैं, तो आप बैलेंस शीट मांगते हो कि भाई हमको कस्टमर के जैसे सर्विस मिलेगा क्या? कोई कंपनी लोन देगी आईटीसी को, तो क्या आईटीसी का बैलेंस शीट नहीं देखेगी कि भाई एसेट्स कितना है, क्या है, कौन सा ऑलरेडी लोन पे ऑलरेडी है, कितना लोन ऑलरेडी है, कितना लोन और चाहिए? ये तो बैलेंस शीट से ही चेक करेंगे ना। बिजनेस में कोई भी डिसीजंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे बगैर नहीं लिया जा सकता। कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब केवल बैलेंस शीट नहीं, और भी है, आगे भी आ रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। 5 चीजें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ये 5 चीजें होती हैं। जब भी आप बिजनेस में कोई भी रिलेशनशिप करोगे, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, देखना आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी पर्सन है, उसको ये देखना आता है? नहीं आता। वो सीखा है? नहीं सीखा। हो सकता है बहुत महान आदमी है, डॉक्टर है यार, अपना इलाज करता है, अपने तबीयत ठीक करता है, बट उसको फाइनेंशियल नहीं देख, उसको आदमी का हेल्थ देखना आता है, नफ्स देखकर, ब्लड प्रेशर देखकर, वो सब देखना आता है, लेकिन उसको फाइनेंशियल हेल्थ देखना नहीं आता। हमें वी एज एन अकाउंटेंट, एज अ कॉमर्स पर्सन, फाइनेंशियल हेल्थ देखना सीखना है। जैसे डॉक्टर हमारी नर्व्स को हाथ में लेता है और हार्ट बीट ये सब देखता है, वैसे ही हम ये सब देखकर कंपनी का हार्ट बीट देख रहे हैं। कंपनी कैसी है, कैसा ग्रो कर रहा है, कैसा उसका एसेट्स है, कैसा लायबिलिटी है, कैसा इनकम हो रहा है, कैश फ्लो कैसा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, हम उसकी हेल्थ को देखते हैं। और आपसे बढ़िया इस तरह का नॉलेज कोई नहीं रखता। आपसे बढ़िया बोलेंगे सर अभी तो मैंने चालू किया है, लेकिन आपको इसमें टॉप पे पहुंचना है। एनालाइजिंग द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय लुकिंग एट देयर फाइनेंशियल्स, उसमें हमें टॉप में पहुंचना है। हमें यह सब्जेक्ट वो टॉप में पहुंचाना सिखा रहा है। ये सब्जेक्ट हमें फाइनेंशियल हेल्थ देखना सिखा रहा है। कैसे सीखेंगे इसको? पहले इसको बनाना सीखना पड़ेगा। इसको सीखना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसका वैल्यू क्यों बढ़ता है, क्यों गिरता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप वो सीखेंगे तभी तो आप इसको फिगर को देखकर समझ पाएंगे ना। मान लीजिए मैं भी ये फिगर देख रहा हूं, 14 से लेकर 11,624, आप भी देख रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूं आप उस तरह से नहीं देख पा रहे। एक मूवी में था, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन का मूवी था। उसके अंदर अमिताभ बच्चन ने छोटे वाले अमिताभ बच्चन को 9 लिखकर दिखाया, ऐसे 9 दिखाया,
इफ आई विल शो यू 9, फॉर यू इट विल बी लुकिंग 6। मैं 9 लिख रहा हूं लेकिन आपको 6 दिखेगा। उसको ऐसे करके 9 लिख के दिखाया, बोला कि मैं जो करना चाहता हूं मैं करूंगा ही, तुम वो नहीं कर सकती। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। बचपन में मैं एक टीचर से पढ़ता था, मैथ्स का सम बनाते थे, 7 क्लास की बात कर रहा हूं। तो जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं होता था तो सर बोलते थे कि भाई तुम केवल ये सम को देख रहे हैं, हम तो पूरा ऐसे देख रहे हैं, ऐसे है, और तुम केवल सम को देख रहे हो। तो इस चीज का एनालिसिस दुनिया में कितने लोग करते हैं, कितने कॉमर्स है, कितने सीए हैं, कितने एसीसीए क्वालिफाइड हैं, लेकिन एनालिसिस फिर भी बहुत कम लोग प्रॉपरली कर पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज एन आर्ट, एनालाइजिंग द फिगर्स, finding out the wrong, right in these figures, finding out the deviations in these figures, and analyzing the health of the organization. Not a simple task. But accounts पढ़ने का पर्पस है ये चीज को डेवलप करना। वो इस सब्जेक्ट से डेवलप नहीं होगा, 3 बार अकाउंट्स पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज लेवल, फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्किल लेवल, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR इन प्रोफेशनल लेवल। मैंने सुबह 10:30 तक SBR पढ़ाया था, अभी मैं आप लोग बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूं। उनको जो लेवल पे पढ़ा रहे थे, आपको जो लेवल पे पढ़ा रहे, दोनों में अंतर है। उनको भी ये बोलते हैं, लेकिन उनको मैंने कभी भी कोई कंपनी का बैलेंस शीट खोलकर मार्केट में नहीं दिखाया, बिकॉज मैं मानता हूं कि वो अपने आप देख रहे होंगे। इतना बुद्धि तो उनको होना चाहिए, पढ़ने का फायदा क्या है। आपको पहले क्लास में खोलकर दिखा रहे हैं कि आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानना चाहते हो, नफ्स जानना चाहते हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना आना चाहिए। नहीं तो ना तो आप शेयर होल्डर, ना आप फाइनेंसर, ना आप कस्टमर, ना आप सप्लायर, किसी को हेल्प नहीं कर सकते। और हम लोग इन सब लोगों के लिए भगवान है, वी आर द गॉड फॉर देम टू टेक द प्रॉपर डिसीजंस। इसीलिए ये फाइनेंशियल हेल्थ और इसका नियम कानून है, कैसे बनेगा, कौन सा पहले आए, बिकॉज अगर कैसे भी बनेगा कोई भी समझेगा कैसे, हाउ वी विल अंडरस्टैंड। इसको तो समझने के लिए इसका प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, गाइडलाइंस होना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, IFRS, जिसके बेसिस पे ये बना है। सब सीखना है, समझना है। कंपनी का इनकम, इसके लिए क्या लिखा हो, फॉर द ईयर, और वहां ऊपर बैलेंस शीट के लिए क्या लिखा हुआ था, एज ऑन, एज एट 31 मार्च। बिकॉज आज अगर आपका एसेट्स है, कल वैल्यू चेंज हो जाएगी, कल कुछ और खरीदेंगे, रिसीवेबल पैसा देगा, पेएबल को आप पेमेंट करोगे, खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है PL अकाउंट, ये पूरे साल भर का होता है। पूरे साल भर में लास्ट ईयर सेल 48, इस बार 59। व्हाट अ लवली सेल दे हैव। 48 से 59, 20% से भी ज्यादा। ये वाला कोरोना का टाइम था, कोरोना काल। और कोरोना काल में आदमी क्या था, घर पे था, खाने का बहुत मन करता था, जिसको देखे कुक बन गया। कोई आदमी कभी खाना नहीं बनाया, वो भी सीख गया खाना बनाना। यानी कि FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सब बहुत बिका। लेकिन कंपनी बहुत अच्छा ग्रो की है, एक साल में सेल 20% अप। अदर इनकम मतलब जो कंपनी का मेन, मान लीजिए होटल नहीं है, FMCG नहीं है, टोबैको नहीं, कुछ और है। मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी भाड़े पे लगाया, रेंट मिला, मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड मिला, वो सब अदर इनकम है। तो टोटल इनकम आया। अदर इनकम भी कंपनी थोड़ा गिरा है, लेकिन अदर इनकम गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हम अपने बिजनेस में, मेरे पास ट्यूशन फीस ज्यादा आएगा, ट्यूशन से इनकम ज्यादा आएगा, दैट मीन्स आई एम डूइंग गुड बिजनेस। लेकिन शेयर मार्केट से पैसा ज्यादा आएगा, दैट मीन्स माई बिजनेस इज नॉट रनिंग गुड। लेकिन ठीक है, उससे भी आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सामान बनाकर बेचने में खर्चा क्या लगा, परचेज कितना का किया, एक्साइज ड्यूटी, सारे खर्चे कितने लगे। फिर उसके बाद टैक्स कितना दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ है नहीं वैसे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का खर्चा, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे, सब समझना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बता रहा है कि पूरा साल भर हमने कैसा बिजनेस किया, बिजनेस बढ़ा, ग्रो किया। अगर किसी भी कंपनी का सेल नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम तो है। मे बी देयर इज एक्सटर्नल प्रॉब्लम। मान लीजिए कोरोना के टाइम पे होटल वगैरह बिजनेस खराब था, होटल में कौन जाएगा, घर से कैसे निकलेगा, फिर भी सेल बढ़ा है। यानी कि होटल का बिजनेस बढ़िया नहीं था 21-22 में, फिर भी कंपनी का सेल बढ़ गया। फिर ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब जो आपके बैलेंस शीट में शेयर होल्डर, ओनर का पैसा है। ओनर मनी मींस
इक्विटी, शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व्स, ये पूरा 61,399 का ब्रेकअप है। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस है 1230, क्लोजिंग बैलेंस 1232, ओपनिंग बैलेंस 57, क्लोजिंग बैलेंस 60। इस पूरा का पूरा ब्रेकअप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर है पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस गेटिंग टू द क्लोजिंग बैलेंस इज देयर। शेयर कैपिटल था ना, शेयर कैपिटल कहां है? जो भी होगा थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, प्रॉपरली देखने से समझ में आ जाएगा। बट whatever the changes in the owners funds, those who are the owners, मेरे पास आईटीसी का शेयर है, सबसे ज्यादा फायदा आईटीसी के शेयर पे है। खरीदा गया था आईटीसी का शेयर अराउंड 235 रुपए में, अभी 410 रुपया दाम है, मतलब मोटा मोटी डबल हो गया। डबल तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, 70-80% रिटर्न है। कितना दिन में? मोटा मोटी 1.5 साल में। मतलब जो पैसा मैंने लगाया वो 1.5 साल में 70% दाम बढ़ गया। मैंने अगर 235 में शेयर खरीदा, 410 रुपया अभी दाम चल रहा है, बेचा नहीं है, मैं नहीं बेचने वाला हूं, नॉट रिक्वायर्ड। दैट मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी, क्योंकि कंपनी ऐसा बढ़िया है, ऐसे पैसा दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, शेयर का दाम बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन सेफ हैंड्स। दूसरा जगह क्यों जाना है, क्यों दिमाग लगाना है? दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक तो मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा के इनकम आ रही है, दूसरी मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मैंने अपने पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, अब शेयर मार्केट में जो कंपनी में रिटर्न आ रहा है मेरे को मिल रहा है, दैट इज पैसिव इनकम। बहुत सारे लोग पैसिव इनकम करना चाहते हैं बिकॉज जिसमें आपको मेहनत नहीं हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए। कंपनी ने भी अदर इनकम, पैसिव इनकम ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां है, वो वाला कैश फ्लो था। कैश फ्लो मतलब कंपनी ने बिजनेस करके कितना पैसा कमाया, एसेट्स बेच सेल करके, सेल परचेस करके कितना कमाया, लोन फोन से कितना पैसा आया। इफ आई विल से दैट, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनी का पीएल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 15,057, साल भर में 15,057 करोड़ का इनकम है। लेकिन बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना है? बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है अराउंड 3,400। जब कंपनी ने 15,000 करोड़ कमाया तो कैश बैलेंस 15,000 करोड़ क्यों नहीं है? पैसा कहां गया? इफ द कंपनी हैज जनरेटेड अर्निंग्स ऑफ 15,000 करोड़ प्रॉफिट, देन व्हाई द कैश बैलेंस इज नॉट 15,000 करोड़? व्हाट कैन बी द रीजन? एनी वन रीजन, एनीबडी? अगर हम लोग जो पैसा कमाए उससे हम लोग एसेट्स खरीद लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, वो पीएल अकाउंट में खर्चा थोड़ी ना है। आपने पैसा कमाया, आपने एसेट्स खरीद लिया, तो दैट इज रिड्यूसिंग योर कैश बैलेंस, बट दैट इज नॉट रिड्यूसिंग योर इनकम। इनकम तो हुआ ना, मैंने आप लोगों से ट्यूशन फीस लिया, मैंने एक कंप्यूटर खरीद लिया, ट्यूशन फीस का इनकम हुआ। कंप्यूटर थोड़ी ना पीएल अकाउंट में खर्चा है, कंप्यूटर तो एसेट्स है, उसको सालों साल यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस जो पैसा आया उसको बिजनेस में लगाई, कोई लोन रिपेमेंट कर दी, डिविडेंड दे दिया, शेयर कुछ भी कर दिया, दैट विल बी कमिंग इन द कैश फ्लो, नॉट कमिंग इन पीएल। पीएल अकाउंट इज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। खर्चा, इनकम, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, रिसीव हुआ नहीं हुआ, हमने लिखा। लेकिन कैश बेसिस, कैश फ्लो के अंदर पैसा कितना आया साल भर, कितना गया, बहुत जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए पैसा होना। अगर मान लीजिए मेरे को स्टाफ लोग को सैलरी देना है, पैसे नहीं है, तो हम बोलेगा प्रॉफिट है ले लो, प्रॉफिट थोड़ी ना उनको दे देंगे। बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए और बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अलग से देखा जाता है, बिजनेस के पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। और इन सब के ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो के बाद नोट्स टू अकाउंट्स, सबके ऊपर नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेशन। नोट्स टू अकाउंट्स का पेजेस कम से कम 100 पेज होगा। कोई भी चीज केवल फिगर्स देखकर नहीं समझ में आएगा, उसका फिगर वो आया कैसे, कैसे कैलकुलेट हुआ, डिराइव कैसे हुआ, क्या कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रही है, दैट इज देयर इन द नोट्स टू अकाउंट्स। जो भी नॉलेजेबल पर्सन है वो सीधा नोट्स टू अकाउंट्स में जाते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या है?
ऊपर में जहां पर पीएल बैलेंस शीट ये सब बना हुआ है, वहां पीएल बैलेंस शीट के बगल में सब में एनेक्स्चर्स लिखा हुआ है, सब जगह वर्ड लिखा हुआ है एनेक्स्चर और शेड्यूल, वॉट एवर यू से। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, सब क्या है, नोट लिखा है, ये लोग नोट भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं। आप ये 21AB और 21B पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, 59,000 में सेल फ्रॉम टोबैको, सेल फ्रॉम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सेल फ्रॉम पेपर, सेल फ्रॉम होटल, जो जो उसका बिजनेस अलग अलग ब्रेकअप दिखेगा, कौन सा बिजनेस में क्या फायदा हो रहा है, सब ब्रेकअप दिखेगा। यानी कि जब हम लोग ये डिटेल में जाएंगे तो हमें डिटेल चेकिंग मिलेगा, हर एक के बारे में नोट्स है, 3A 3B सब। जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो सीधा सीधी नोट्स में चला जाता है, बिकॉज हम लोग ऐसा बोलते हैं, इफ यू आर अ गुड अकाउंटेंट, गुड नॉलेजेबल पर्सन, तो आपको कोई कंपनी में बुलाया गया, आपको डेटा दिया गया, बोला प्रॉफिट कितना आएगा बताओ। अगर आप नॉलेजेबल अकाउंटेंट तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना चाहिए मैं लेके आता हूं। आप ये नहीं बोलेंगे प्रॉफिट इतना आ रहा है, आप बोलेंगे व्हाट इज यू रिक्वायर, आई विल ब्रिंग दैट ओनली। मतलब ये सब चीज को बनाना एक विंडो ड्रेसिंग है, ड्रेस करना है, कपड़ा पहनाना है। इसको कैसे कम बेसी करना है वो तो अकाउंटेंट का काम है। तो एक नॉलेजेबल अकाउंटेंट बोलेगा कितना फिगर आपको प्रॉफिट का चाहिए, कितना फिगर चाहिए, बोला मैं लाता हूं, डेटा देंगे आप लेकर आएंगे। लेकिन नॉन नॉलेजेबल पर्सन क्या बोलेगा, द फिगर इज कमिंग दिस। तो जो बोलेगा कि कितना चाहिए उसको जॉब मिलेगा, जो बोलेगा इतना आ रहा है उसको जॉब नहीं मिलेगा। अकाउंट इज नॉट साइंस, account is based on your assumption, presumptions, you're based on different types of policies which you follow, but accounts के बजाय और कोई तरीका भी नहीं है कि जैसे हम कंपनी का हेल्थ को जान पाएंगे, कंपनी अच्छा हुआ खराब हुआ क्या हुआ, ये कंपनी का हेल्थ बगैर अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। जैसे आदमी का हेल्थ समझ में आता है हार्ट बीट ब्लड प्रेशर देखकर, वैसे ही कंपनी का हेल्थ समझ में आएगा उसका फाइनेंशियल्स को देखकर। हमें वो फाइनेंशियल हेल्थ देखना समझना है। For anybody, as a supplier, as a customer, as an investor, as a financer, as a general public, government, anybody, income tax department, sales tax, whoever, उन सबको आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो लोग फाइनेंशियल हेल्थ देखकर प्रॉब्लम इश्यूज ये सब बता सकें, सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकें, उन लोगों की जरूरत है। उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स बनाना, एडजस्टमेंट करना, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, देन यू कैन से दैट फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे एनालाइज करना, फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे वैल्यूएशन करना, कोई कंपनी का शेयर का वैल्यू निकालना, एसेट्स का वैल्यू निकालना, ये सारे टाइप के जॉब मार्केट में आते हैं। एक एक जॉब बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक आदमी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेजेबल वाला को महीना में 10-10, 20-20 लाख रुपए मिलता है महीना में, month mein, not I am talking about year. If you can bring that type of skill, that's the purpose, not just to pass the exam. वैसे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट एग्जाम में पास करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट लोग का रिजल्ट मोटा मोटी 90% प्लस है। अभी तक हाईएस्ट मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग के क्लासेस में 98 है, 2 नंबर शॉर्ट। मैं हर समय सोचता हूं कोई ना कोई बैच में कोई 100 में 100 लाएगा। 98 आ चुका है, 100 नहीं आया। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट आई मीन टू से दैट इफ यू थिंक प्रैक्टिकली, आप अगर अपने आप को मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा वाले या फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलना चाहते हैं, आपको इसका ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन, द बेस्ट पर्सन टू हेल्प टू एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पस क्या है, ये सारा चीज को अच्छे से समझना। नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझना, बट अभी पूरा बेस लेवल से समझना। जब हम लोग सम्स कुछ भी करेंगे पढ़ेंगे, मैं कोई डेबिट क्रेडिट क्लास में नहीं बोलने वाला हूं, बिकॉज अकाउंट्स इज नॉट डेबिट क्रेडिट, इट इज नॉट डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होता तो फिर यहां किस लिए आते, फिर तो किताब में लिखा हुआ ही। अकाउंट्स ऐसे क्यों बनता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फिर ये फिगर्स यहां पर कैसे पहुंचता है, क्या जर्नल होता है, क्या लेजर होता है, क्यों जर्नल लेजर बनाया जाता है। जब आप यहां तक पहुंचने का रास्ता समझेंगे तो यहां पहुंचकर आप चीजों को समझने लगेंगे। You will be able to identify where the problems are there, where window dressing are there, and then you will become most important person on this earth in the organization to help relating to financial statement analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कंपनी का हेल्थ को जानना, लूप होल्स पता लगाना, समझना
हमारा ये काम है, ये हमारा जॉब है, और ये जॉब हमें पूरा करना है बाय स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए बार बार तो मैं ऐसे आईटीसी में जाऊंगा नहीं, कोई और भी हो सकता है, आप हर समय को रिलेट करिए कि आज हमने इस क्लास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा। सबसे पहला आइटम है बैलेंस शीट में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है सर, क्या समझा रहे हैं, कैसे बुक्स में फिगर आता है, उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है, बैलेंस शीट में ये फिगर कैसे पहुंच गया, क्या क्या हुआ होगा, वो आपके मन में एक पिक्चर बनना चाहिए। तब आप अपने आप को बोल सकते हैं, आई एम अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट, आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, I can help the organization to prepare their financial statement. I can help the organization to value the company. I can help the organization to compare with competitors. I can help the organization to compare with the past. I can help the organization how the company should be taking their business. I can help the organization how the business of the company is behaving, how they are growing, what they are doing. I can help the organization in that respect. जब आप ये बोलना सीख जाएंगे, तब आप बोलेंगे मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, विच विल टेक टाइम 3 years, नॉट ओनली द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट सारे। और तब आप बोलेंगे आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। जिसको इस चीज का नॉलेज बढ़िया है, दुनिया में उसको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन सीमा और एसीसीए, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अलग अलग सब्जेक्ट्स है, फिनेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकिंग है, सब अलग अलग एरिया है, लेकिन ये एक एरिया है। मैं पर्सनली अपने आप को इसमें बहुत अच्छा मानता हूं, नॉट दैट वेरी टॉप, बट बहुत अच्छा मानता हूं। बहुत हद तक सब चीजें आती हैं, लॉजिक मालूम है, कहां बढ़ रहा है गिर रहा है जल्दी से पकड़ सकता हूं। आपको वहां पहुंचना है। एग्जाम में पास होना सेकेंडरी है, वो तो होएंगे ही, बट वहां पहुंचना है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए। आप क्लास के बाद मान लीजिए आपके घर में मम्मी पापा हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं, उनका फाइनेंशियल्स देखिए, या मान लीजिए वो लोग जॉब करते हैं, तो जिस कंपनी में काम करते हैं उसका फाइनेंशियल देखिए। हो सकता है वो आईटीसी से छोटा है, इतना बड़ा बड़ा फिगर नहीं है, 400 पेज का रिपोर्ट नहीं है, कमती है। आपका अपने घर में मम्मी पापा अगर जॉब भी करते हैं तो भी तो उनका पीएल बैलेंस शीट देखिए, समझना चालू करिए आज से। ये नहीं कि खाली बस क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। व्हाट इज द पर्पस दैट यू नीड टू फुलफिल, देन ओनली वी कैन से दैट कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का। मैं 400 पेज का रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता, और पढ़ूंगा भी तो आपको कैसे समझाऊंगा जब हम लोग पूरा बेसिक्स ही नहीं समझे। लेकिन पहुंचना कहां है, व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल, व्हाट वी नीड टू स्टडी, हम ये बात कर रहे हैं क्लास में। मैं कोई चीज आज नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधा सीधी हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, विच इज थ्योरी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स इसके बगैर चालू नहीं हो सकता। हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक। इसका नोट्स आपके पास पहले से ही अभी चला जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं, जो क्लास में बोला गया उसको ध्यान दे सकते हैं। कोई इश्यू होगा मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी मेरे से, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट रिलेटेड क्वेरी इंस्टीट्यूट को, और कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आप मेरे स्टाफ लोग को मेल करेंगे। किसी को कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये मेरा एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। बिकॉज आप बोलेंगे सर मेरा काम नहीं किया, हो सकता है वो भूल गया, इंसान है, आप मेल क्यों नहीं किए, सब लोग देखेगा तो बेटर रहेगा। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। ऑलवेज जो इंस्ट्रक्शन क्लास में दिया गया उनको फॉलो करेंगे, और बीच बीच में जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा अपने मम्मी का, पापा का, अपने बिजनेस का, अपने कोई भी फाइनेंशियल देखते रहेंगे, समझेंगे ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं क्लास, उसको को रिलेट करेंगे। बार बार खोलना मुश्किल होगा क्लास में आईटीसी या कोई और को, लेकिन आप खोल के बार बार एनालाइज करेंगे, जिससे कि आप एक बेटर पर्सन बनेंगे। मैंने आज कुछ नहीं पढ़ाया, कोई सिलेबस में कुछ नहीं, जनरल कॉमन सेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरा ऑब्जेक्टिव था ये समझाने का। और उसके अलावा एसीसीए करिकुलम, सीमा करिकुलम, कैसे एग्जाम देना है, दैट आई हैव कवर्ड। नथिंग टॉट, नो टीचिंग डन। टीचिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो लिविंग फॉर टुडे। बोलिए कृष्णा जी। ऑल द वेरी बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए, अच्छा से देना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बोलिए अशोक जी।
आवाज नहीं आ रही है। नॉट कमिंग। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है आपकी? नो इश्यू, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, वेडनेसडे 11:30। ओके, टाटा, टेक केयर।